गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वही आग है जो मुझ में है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बेस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आता होगा। ऊजेनेसिस क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ऊजेनेसिस बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम किसका जर्म सेल है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो प्राइमरी सेक्स है फीमेल में, वो है ओवरी है। ओवरी में जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे बन रहा है उसे ही ऊजेनेसिस कहते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी, दैट इज ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस का आप सीधे सिंपल सा लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल ओवम। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल क्या है? ओवम है। अब ये दिमाग में हिट कर रहा है ससुरा कि बनता कहाँ है। अब जो हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, वहां पे स्पर्म बनता था। ध्यान से सुनना, लॉजिक को समझना। स्पर्म बनता था। मेल के केस में जो शुक्राणु है, स्पर्म है, सीमेन से वो बनते हैं। बट फीमेल के केस में क्या ये बनते हैं हर महीने? क्या ये डिवीजन होते रहते हैं? तो नहीं, गलत है। फीमेल के केस में ये जो ऊजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल है, ये बनते नहीं हैं। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश जब होती है, जिस वक्त इम्ब्रियो बनता है, जिस वक्त स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं, तो उसी वक्त ईश्वर की तरफ से उनमें मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स रहता है। वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है। बट वो फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइज एग हुआ था स्पर्म से, उसी वक्त इम्ब्रियो जिस वक्त बना था, उसी वक्त मिलियंस क्या थे? जर्म सेल प्रेजेंट थे। क्लियर है? सो हम इसको कहानी में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? उगोनियम, प्राइमरी oocyte, oocyte, ब्लास्टोसिस्ट, इम्ब्रियो, फीटस, बर्थ, प्यूबर्टी, ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग समझ गए कि ऊजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फिर आप बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? इसमें बन नहीं रहा है। इसमें जो है वो एट द टाइम ऑफ इम्ब्रियो जिस वक्त बनता है उसी वक्त दिया जाता है। तो समझो लॉजिक को, कि जैसे स्पर्म इंटर किया वजाइना के थ्रू, उसको कंडीशन मिला, वो कंडीशन सर्विक्स से मिला, क्योंकि सर्विक्स का क्या था? वहां पे यूट्रस से सटा हुआ ओपनिंग था। स्पर्म मूव किया यूट्रस में, यूट्रस से मूव करके फ्लैपियन ट्यूब में गया, फ्लैपियन ट्यूब में जाकर वो किसके कांटेक्ट में आया? ओवम के कांटेक्ट में आया। ओवम कहाँ से रिलीज आउट हुआ? तो ओवरी से रिलीज आउट हुआ। अब फीमेल में ओवरी कितने होते हैं? पेयर्ड में होते हैं। एक राइट साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होते हैं। आप प्रीवियस मेरा लेक्चर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए कहानी याद दिला रहा हूँ। तो जैसे ही ओवरी से एक ओवा, महीने में एक ओवा रिलीज आउट होता, अगर राइट साइड से इस महीने रिलीज आउट हुआ तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट साइड से रिलीज आउट होगा। जैसे एक ओवा रिलीज आउट हुआ, फ्लैपियन ट्यूब का जो सबसे आखिरी वाला छोर है, दैट इज नोन एज फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसने कैच कर लिया उस ओवा को और अपने अंदर इंसर्ट कर लिया। और फ्लैपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला वाला हिस्सा था, उस एम्प्यूला वाले हिस्से में ओवम का संगम स्पर्म से हुआ। तो एक आंसर मुझे ये मिला कि फ्लैपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में फर्टिलाइज होता है एग? तो भैया एम्प्यूला वाले हिस्से में। तो एम्प्यूला वाले हिस्से में ओवम का, अंडे का स्पर्म से, शुक्राणु से मिलन हो जाता है। जब मिलन होगा तो हेल्दी स्पर्म जो होता है उसको पेनिट्रेट कर देगा। किसको? ओवम को। जैसे पेनिट्रेट होगा वहां पे, तो पेनिट्रेट होने के बाद 3 से 5 दिन तक ओवम वहां पे रहता है। हमने पहले भी बताया
प्रीवियस लेक्चर में कि क्यों होता है ऐसा। वो तो एकदम पानी की तरह शक्ल का रहेगा ना, हिल कर अगर यूट्रस में आएगा तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी वहां पे संघनन जमने के लिए वो 3 से 5 दिन तक रहता है फर्टिलाइजर। अब जैसे वो यूट्रस में आता है, यूट्रस में आकर इम्प्लांट होगा कब? 3 से 5 दिन के बाद जब इम्प्लांट होगा यूट्रस में आके फर्टिलाइज एग, तो इस अवस्था को, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? जैसे फर्टिलाइज एग 3 से 5 दिन के बाद मूव किया और यूट्रस के पास आया, तो यूट्रस के पास आने का वो जो स्टेज था, उस स्टेज को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अगर कोई पूछेगा कि ब्लास्टोसिस्ट किसको कहते हैं, और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द स्टेज पे oogenesis के पास पहुंचना है, तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के पास आने के बाद इस स्टेज को ये क्या करेगा? यूट्रस के दीवार से, जो मोटी दीवार है, ब्लड वेसल्स की दीवार है, जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पर आकर क्या करेगा? वो ब्लास्टोसिस्ट एक जगह पकड़ लेगा न्यूट्रिशन के लिए। जो जगह पकड़ेगा, सट जाएगा, तो उस स्टेज को कहेंगे इम्ब्रियो। 3 से 5 दिन में फ्लैम्पियन ट्यूब के एम्प्यूला से मूव करके यूट्रस के पास पहुंचा, दैट स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में वो इंडोमेट्रियम में आके अटैच हो जाता है फॉर फ्यूचर न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, तो दैट स्टेज इज नोन एज इम्ब्रियो। ठीक है? इम्ब्रियो में ही ईश्वर ने फीमेल बॉडी में मिलियन ऑफ मिलियंस एग्स दे रखा है। ओवरी में ओवम जो है वो मिलियन ऑफ मिलियन दे रखा है। बुक पे वैरी करता है, बुक पे वैरी करता है। कहीं पे 5 से 10 लाख होते हैं, 5 से 10 मिलियन होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 10 मिलियन तक ओवम वहां पे एम्ब्रियो के स्टेज में पहले से रहते हैं, पर वो एक्टिव नहीं रहते हैं। हम जान रहे हैं ना कि एक्टिव रहेगा तो क्या होगा? हर महीने एक ओवर रिलीज आउट होगा। छोटे से बच्चे में जो माँ के पेट में, वहां ओवर रिलीज आउट होगा नहीं। एक संघनन, एक पूरा मुकम्मल एकजुट एक जगह पे ओवम ईश्वर ने दे रखा है, जिसका तादाद कितना है? 5 से 10 मिलियन। बुक टू बुक वैरी करता है, कहीं पे 3 से 5 मिलियन होगा, कहीं पे 4 से 8 मिलियन होगा, पर बेसिकली एवरेज आप देख लो तो 5 से 10 मिलियन आप मान लो कि ओवम वहां पे रहता है एम्ब्रियो स्टेज में। तो एम्ब्रियो स्टेज में जब था, ओवम था, तो वहां पे उसमें क्या हो गया? ये वाला oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, कैसे वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है वो शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, जो पहला स्टेज होता है वहां पे, दैट इज oogoनियम। एक छोटा सा सेल है, दैट इज oogoनियम, है ना। एम्ब्रियो में ओवम का इनिशियल पोजीशन, दैट इज oogoनियम। डिवाइड कैसे करेगा? हम लोग सेल डिवीजन में डाले थे, और ये कैसा होता है? डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है? डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन से गुना करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और अपने आप को ये गुना कर लेता है, बढ़ा लेता है। एक oogoनियम से 2 oogoनियम बना लिया। इस यहाँ पे कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब ये माइटोसिस सेल डिवीजन होके 2 बनाया, ये फर्दर आगे और डिवाइड करेगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो हम लोग जान रहे हैं कि जो नया ऑफ स्प्रिंग आता है, जो नया सेल्स बनते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो वो डिप्लॉयड होते हैं, माता पिता की तरह होते हैं। तो यहाँ पे ये फिर फर्दर डबल माइटोसिस करेगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि प्राइमरी स्टेज में, पहला स्टेज में एम्ब्रियो जहां पे बना था, वहां पे oogoनियम माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड करके क्या बनाया? 2 oogoनियम बनाया। 2 oogoनियम फर्दर मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कैसा डिवीजन? यहाँ पे भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन बनाकर क्या बनाएगा? ये oogoनिया हो गया। ठीक है? oogoनिया हो गया, या इसको आप कह सकते हैं oocyte। तो हमने देखा कि कितने oocyte बनाए? तो 4 oocyte बनाए। और कैसे नेचर के बनाए? तो डिप्लॉयड नेचर के बनाए।
ठीक है, तो क्लियर हमने देखा कि इम्ब्रियो में जो डिवीजन स्टार्ट हुआ, उगोनियम जो था, मेरा ओवम का नाम था उगोनियम एट द अर्ली स्टेज, तो उगोनियम में डिवीजन किया, कौन सा डिवीजन किया, माइटोसिस सेल डिवीजन किया, 2 बार डिवीजन किया माइटोसिस सेल डिवीजन, एंड रिजल्टेंट हमको oocyte मिला। कैसा oocyte मिला, 4 oocyte मिला जो कि डिप्लॉयड नेचर का था। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि उगोनियम ने फर्दर 2 बार माइटोसिस किया, 4 के 1 2 3 4 oocyte मिले, कैसे थे, तो डिप्लॉयड थे। क्यों थे, माइटोसिस सेल डिवीजन में पेरेंट सेल का सेम टू सेम क्रोमोसोम जाता है, सेम टू सेम चीज जाता है, डिवीजन जो होता है। तो ये पेरेंट डिप्लॉयड था, तो बच्चे जो 4 oocyte आए वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अब यहाँ देखो दूसरा स्टेज। अब उसी में से जो 4 oocyte थे उसमें से एक oocyte को निकाला मैंने, एक oocyte को निकाला जिसका नाम पड़ा प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये कैसा नेचर का था, डिप्लॉयड नेचर का था। अभी बनाया था ना कि 4 बने थे oocyte, कैसे थे, डिप्लॉयड नेचर के थे। तो उसी में से एक oocyte को उठाया है, जैसा एक में कहानी होगा वैसे ही चारों में कहानी होगा। तो एक बता दूंगा तो चारों क्लियर। तो प्राइमरी oocyte उठाया जिसके कैसा नेचर है, डिप्लॉयड नेचर का। अब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन किया तो 2 बनाया, ठीक है, इसको कहा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में एक तो बना oocyte, दूसरा जो बना पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या होता है हम आगे समझाएंगे। फिर ये फर्दर एक बार और मियोसिस करेगा, तो ये मियोसिस 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा। क्या हो गया, ये मियोसिस 2। मियोसिस 2 यहाँ पे फिर एक बनाया, और ये क्या बना, पोलर बॉडी 1 था ये वाला, तो ये वाला बना पोलर बॉडी 2। पोलर बॉडी होता है कि एक डिवीजन में एक ऐसा बॉडी बनना जिसका कोई काम नहीं है, वो बन जाता है इक्विवेलेंट उसकी तरह, एक कॉपी बना लेता है जो कि कोई काम का नहीं है, और आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हम पोलर बॉडी को काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें देखा कि मियोसिस 1 में 2 बनाया oocyte, ठीक है, जिसमें एक पोलर बॉडी था जो काम का नहीं था, एक जो था जिसका नाम दिया सेकेंडरी oocyte, उसमें मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड होता है, फिर उससे 2 बने, तो एक जो थे वो कहला गया ootyte, और एक पोलर बॉडी सेकंड आए जिसका कि कोई काम नहीं है, कॉपी है, ये बाद में डिसअपियर हो जाएगा। ये जो ootyte बना ये मैच्योर नहीं था, इस मैच्योर से ootyte तक आ गया। ये मैच्योर नहीं था, प्राइमरी oocyte जो था क्या करता, ये ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ स्टेज में था, ग्रोथ स्टेज। जो पहला बताया माइटोसिस वाला उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज, मतलब कि गुना कर गया। गुना कौन किया, उगोनियम। उगोनियम कौन से था, इम्ब्रियो स्टेज में था। इम्ब्रियो स्टेज में जो उगोनियम था वो माइटोसिस से गुना कर गया, और क्या बनाया रिजल्टेंट, 2 बार माइटोसिस होने के बाद 4 oocytes इन डिप्लॉयड नेचर। डिप्लॉयड नेचर का 4 oocytes बनाया। अब उस चारों में से एक को मैंने उठाया, उस स्टेज को बनाया, कहा जहाँ पे 4 oocytes बने डिप्लॉयड नेचर के, उस स्टेज को कहा मल्टीप्लिकेशन फेज। अब उसमें से एक oocyte उठाया, उस oocyte को क्या कहा गया, ग्रोथ स्टेज। किसका ये सब स्टेज ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज हो रहा है, तो ओवम का हो रहा है। अब ग्रोथ स्टेज में प्राइमरी oocyte में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसमें 2 oocyte बनते हैं। पहला पोलर बॉडी बनता है जो कि कॉपी बन जाता है, उसका कोई यूज नहीं है, और आने वाले टाइमिंग में 4-5 डेज में वो डिसअपियर बन जाता है। तो ये पहला जो बना इसको कहा गया मियोसिस 1 स्टेज, और उससे जो रिजल्टेंट आए वो हो गया सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी साइड में फर्दर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, उससे फिर 2 बनेंगे, जिसमें दूसरा जो बनेगा पोलर बॉडी 2 बनेगा, उसका भी कोई काम नहीं है, कॉपी है, कुछ दिन में डिसअपियर हो जाएगा। और जो लास्ट एक बचा उसको कहते हैं ootyte। ootyte मतलब अब ये मैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया है। ध्यान रखना, उगोनियम
बच्चा था। कौन बच्चा था? ओवम का, इमेच्योर था। ओगोनियम पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करके क्या बनाया? oocyte बनाया। oocyte कब फिर वो क्या हो गया? ग्रोथ स्टेज में आ गया कि अब ओवम बढ़ रहा है। अब ग्रोथ स्टेज में आने के बाद जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है तो ऊटिड बनाता है। ऊटिड क्या हो गया? वो मैच्योर कर गया, मैच्योर ओवा हो गया। अब मैच्योर ओवा होने के बाद यही आपको फर्दर ओवम में ग्रो करता है। क्लियर है कि डाउट है? बताओ। चलो थोड़ा सा टफ होता है, लॉजिकली समझो। एम्प्यूला में क्या मिला? स्पर्म एंड ओवम मिले। ओवम कहाँ से आए? ओवरी से रिलीज आउट हुआ। ठीक है, ये किसकी बात बोल रहा हूँ मैं? एक मैच्योर मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो एक मैच्योर मेल और फीमेल में जब स्पर्म एम्प्यूला में जाकर ओवम से मिला तो वो फर्टिलाइज हो गया। 3 से 5 दिन के बाद वो फर्टिलाइज एक का शिफ्टिंग हुआ यूट्रस में। जो शिफ्टिंग होकर यूट्रस में आता है उस स्टेज को कहते हो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में 3 से 4 दिन के बाद उसका ठहराव हो जाता है यूट्रस के इंडोमेट्रियम में। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन वहाँ मिलेगा। तो न्यूट्रिशन इम्ब्रियो, उस स्टेज को कहते हैं इम्ब्रियो स्टेज। इम्ब्रियो स्टेज में ही एक छोटा सा बच्चा जो अभी शक्लन कुछ तैयार भी नहीं हुआ, सिर्फ इम्ब्रियो बना है, वहाँ पे मिलियन ऑफ मिलियंस एग्स उसमें आ जाते हैं। फीमेल में मिलियंस ऑफ मिलियंस एग्स, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। उसी को एक्टिव बनाने की प्रोसेस है। फॉर्म कैसे ओवम बनेगा, एक इमेच्योर से मैच्योर ओवा कैसे बनेगा, उसी को हम लोग oogenesis में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या था? वो जो इमेच्योर ओवा था जो कि मिलियंस ऑफ मिलियंस में था, 5 से 10 मिलियन में था, उस स्टेज में जो ओवा था वो फीटस इम्ब्रियो के अंदर, दैट इज नोन एज ऊगोनियम। ऊगोनियम में पहला फेज जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का फेज होता है। तो मल्टीप्लाई करेगा ऊगोनियम, तो मल्टीप्लाई किससे करेगा? तो माइटोसिस सेल डिवीजन में ही वो कुव्वत है, ताकत है जो कि सेम पेरेंट की तरह गुण लाए। तो सेम पेरेंट में करता डिप्लॉयड नेचर का था, तो वो जब क्रॉस करेगा, डिवीजन होगा माइटोसिस का, तो उसमें भी 2 बनेंगे oocyte जो कैसे नेचर के होते हैं? डिप्लॉयड नेचर के होंगे। वो फर्दर डिवीजन करेगा, सेकंड माइटोसिस होगा तो उससे 4 बनेंगे। जो 4 बनेंगे उनको oocyte बोलते हैं। ये 4 oocyte कैसे नेचर के होंगे? तो डिप्लॉयड के नेचर के होंगे। ये जो 4 oocyte बने डिप्लॉयड नेचर के, इस फेज को बोला मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड फेज आता है ग्रोथ फेज, जहां से 4 oocytes में से एक oocytes को उठाते हैं जिसका नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में फर्दर डिवीजन मियोसिस का होता है, क्योंकि जो प्राइमरी oocyte था वो कैसा था? डिप्लॉयड नेचर का था, क्योंकि वो पहला मल्टीप्लिकेशन फेज से लाया था। और मल्टीप्लिकेशन फेज में जो भी ओवम है वो डिप्लॉयड नेचर के हैं। तो डिप्लॉयड नेचर का था प्राइमरी oocyte। जब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो इसमें 2 डिवीजन होता है। एक पोलर बॉडी का बनता है जो कि कॉपी बन जाता है, जिसका कोई काम नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद वीक ऑन वीक वो डिसअपियर हो जाएगा। एक बनते हैं जिसमें कैसा होता है? वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं, एन नेचर के होते हैं। इस फेज को कहते हैं मियोसिस 1। ठीक है, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है तो एक और बॉडी बनता है पोलर बॉडी 2। ये भी कोई काम का नहीं है, कॉपी कुछ दिन में डिसअपियर हो जाएगा। जो दूसरी बॉडी बनी है दैट इज नोन एज ootyte, और ये जो डिवीजन हुआ ये कहला गया मियोसिस 2 डिवीजन। जो ootyte बना वो मैच्योर ओवम था। अब मैच्योर ओवम वही कन्वर्ट कर गया ओवम में, और हम ओवम जानते हैं ना कि एक मैच्योर ओवम ही हो तो स्पर्म से फ्यूज करता है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा oogenesis। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा oogenesis का कैसे काम है। अब एक और लॉजिक इस यहाँ पे समझो। जो फीटस था, एक माँ के पेट में जो फीटस है इम्ब्रियो, तो हमने बोला कि यहाँ पे अप्रॉक्स 5 to 6 मिलियन एग्स है, ओवम है। जब बर्थ का टाइम आया तो 1 to 2 मिलियन एग्स बचे। 5 से 6 मिलियन था, 1 to 2 मिलियन हो गया। अभी मैंने कुछ देर पहले स्टार्ट के टाइम में बोला था कि मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ताउम्र जब तक मेल की मृत्यु ना हो जाए, जब वह पुरुष मर ना जाए, तब तक उसके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, स्पर्म बनेगा। बट फीमेल के केस में हमने बोला कि वो एक मुकम्मल, एक तादाद, एक मोटी ओवम
अंडाणु लेकर वो पैदा होती हैं, जो कि एक्टिव नहीं होता। लेकर 5 से 6 मिलियन तकरीबन 50-60 लाख अंडा लेकर वो पैदा हुई, जिसमें जिस वक्त पैदाइश हुई 9 महीने के बाद, और ये जो 5 से 6 मिलियन जब था वो कब था, जब आप एम्ब्रियो फीटस की शक्ल में थे। जब आप 9 मंथ के बाद जब आप डिलीवर हुआ बेटी का, एक बच्ची का दुनिया पे, तो उसमें अब अंडा जो ओवम था वो 1 to 2 मिलियन रह गए। अब 5 से 6 से घटकर 102 हो गया। मतलब कि यहाँ बन नहीं रहा है, एक मुश्त उसको ओवम की तादाद मिली थी, उसी में से वो यूटिलाइज होता चला जाएगा। अब जब वो प्यूबर्टी के स्टेज पे आएगा, प्यूबर्टी के स्टेज पे वो बच्ची आएगी, प्यूबर्टी के स्टेज में, तो इसमें सिर्फ 3 से 4 लाख एवरेज, मैंने कहा कि डिफर करेगा, वैरी करेगा बुक टू बुक, पर एवरेज 3 से 4 लाख प्यूबर्टी के एज पे ओवम बचेगा। प्यूबर्टी का एज फीमेल में 12 साल की उम्र मान लो, तो 12 साल की उम्र में उनमें अंडा कितना बचेगा, ओवम 3 से 4 लाख बचेगा। अब जब 3 से 4 लाख ओवम को आप ये करोगे, हर महीने हमको पता है कि 12 साल से लेकर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, ये चलता है 50 साल तक, 50 ईयर्स तक। 50 ईयर्स को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होगा, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। ये 5 से 6 मिलियन जब एक्स थे, अब इसमें से एक भी एक्स नहीं बचेगा, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा। अब 50 साल पे ये मतलब कि एक कहानी ये बता रहा है कि 50 साल पे ये जो 3 से 4 लाख एक बचा था लास्ट, ये ख़त्म हो जाता होगा। अब कैसे कैलकुलेशन लगाओ कि 12 से 50 में घटाओगे तो कितना बचेगा, 38 साल। 38 साल में 3 से 4 लाख अंडा का कैसे यूज हो गया, एक साल में 12 अंडे एक्स निकल रहे हैं। हर महीने एक एक ओवुलेशन हो रहा है, तो एक साल में 12 एक्स हुए, तो आप 38 साल से गुना कर दोगे, तकरीबन 400 to 500 एक्स निकलेंगे, एवोल्यूट होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर आ जाएंगे। तो 500 अगर एक्स भी आ रहे हैं, तो इस 500 एक्स को 3 से 4 लाख, मतलब 4 लाख में से 500 आप घटा दोगे, तो जो रेस्ट बचेगा उसको 38 साल से डिवाइड दे दोगे, तो आप देखोगे तकरीबन 800 से 850 ओवम आएंगे। मतलब अप्रॉक्स एवरेज में राउंड फिगर में 1000 एक्स हर महीने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इमैच्योर हो रह जाते हैं, वो बन नहीं पाते, मैच्योर नहीं हो पाते, इसलिए वो बॉडी से ख़त्म हो जाता। और एंड ऑफ द डे 50 साल आते आते वो मेनोपॉज, मतलब एक भी अंडा नहीं बचता है, वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन तुम खुद करके देख लेना, है ना। 12 से 50 साल में 38 साल होता है। 38 साल में आपको तकरीबन 400-500 ओवम रिलीज आउट होता है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, चाहे बेबी बर्थ में हो, सब मिलाकर। अब जब 4 लाख में से 500 एक को हटा दोगे, जो रस्ट बचेगा उसको 38 साल में जितने महीने होते हैं उससे डिवाइड कर दोगे, तो पता चलेगा कि हर महीने 800 से 1000 एक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं खुद ब खुद बॉडी के अंदर, क्योंकि वो इमैच्योर होते हैं। अब मैच्योर होने की कहानी क्या है कि हमारे ब्रेन का जो मास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ससुरा, वो बोलता है पिट्यूटरी को जागो। फीमेल 12 साल की एज पे पहुंच गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड ससुरा जागता है, सोया रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जगाता है। अगर जाओ भाई तुम काम पे लग जाओ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे चला जाता है, वो फीटस के पास जाता है जहाँ पे ओवम था, उस पर क्या करता है, कवरिंग करना शुरू करता है। कवरिंग जैसे हम लोग घर में अंडा देखते हैं ना, अंडे को जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि यॉल के चारों तरफ एल्ब्यूमिन वाइट वाला एरिया उसको कवर किए हुआ है बीच में। सिमिलरली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सिक्रीट आउट होता है, तो फॉलिकल उस साइड था जो ऊटिड बना था, उसके चारों तरफ फॉलिकल बन जाता है। फॉलिकल मतलब एक फ्लूइड हो जाता है जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है, फ्लूइड बना देता है। फिर हाइपोथैलेमस करता है कि अरे जागो पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करता है बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को छोड़ता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल आया था उस फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है, तो उसी के बीच में से ओवम रिलीज आउट होती है ओव्यूलेशन के दौरान, और उसको क्या करता है, फिम्बरी अपने हाथ से पकड़ के अपने अंदर खींच लेता है, एम्पुला के पास उसका ये करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सारे प्रोसेस बड़ा मज़ेदार है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।